हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में, और इकोनॉमिक्स की क्लास में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह वास्तव में है भैया क्या है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कल से और आगे के बारे में बातचीत करेंगे। और एक होते थे प्रोफेसर दांडेकर, क्या नाम था इनका? प्रोफेसर दांडेकर। इनके कुछ शब्द हैं और शब्द बड़े प्यारे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके अंतर्गत उसी के आगे हम लोग आज बात करेंगे। एक हुए प्रोफेसर दांडेकर। प्रोफेसर दांडेकर ने कुछ बोला था, और क्या बोला था उन्हीं के शब्दों में कोट एंड कोट हम बातचीत कर रहे हैं। क्या कहे थे वो? लिखो, जब ब्याज का भुगतान उधार लेने की क्षमता को जब ब्याज का भुगतान उधार लेने की क्षमता को पार कर जाता है, जब ब्याज का भुगतान उधार लेने की क्षमता को पार कर जाता है, जब ब्याज का भुगतान उधार लेने की क्षमता को पार कर जाता है तो देश ऋण जाल में फंस जाता है। प्रोफेसर दांडेकर ने क्या कहा कि जब उधार लेने की क्षमता जो है, जब ब्याज का भुगतान उधार लेने की क्षमता को पार कर जाता है, यानी आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, लोन पर आपको देना होता है दो चीज, एक तो इंटरेस्ट दोगे, और यहीं पे दांडेकर महानुभाव कहें कि जब इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए बात आती है, यानी ब्याज का भुगतान उधार लेने की क्षमता को पार कर दिया जाए, यानी इंटरेस्ट का भुगतान ही ना कर पाए, वो इंटरेस्ट का वह क्या करे, भुगतान ही ना कर पाए, तो लोन लेने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टेकन ऑफ लोन लेने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वह वास्तव में क्या होता है, लोन लेने की क्षमता से ही ऊपर चला जाए। तो ऐसे दशा में क्या होता है, हम कहते हैं वहां पे ऋण जाल, इसी को नाम दिया उन्होंने कि देश जो है वह ऋण जाल में फंस जाता है, जिसे हम कहते हैं डेट ट्रैप। क्या कहते हैं? डेट ट्रैप। ठीक है, तो डेट ट्रैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आ जाए तो प्रोफेसर दांडेकर ने। दांडेकर ने क्या कहा था? दांडेकर के वास्तव में जो बातचीत थे वह बातचीत थे किसके संबंध में? दांडेकर की बातचीत संबंध थे कि जब इंटरेस्ट देने की जो क्षमता होती है, अगर उस क्षमता से भी क्या करें हम इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए, तो वास्तव में ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो उस राष्ट्र में उत्पन्न होता है वह होता है डेट ट्रैप, यानी ऋण जाल। अब एक और थे जिनका नाम था प्रोफेसर चेलैया। प्रोफेसर चेलैया, ठीक है। प्रोफेसर चेलैया ने एक बुक लिखा जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस। प्रोफेसर चेलैया का एक बहुत मशहूर किताब है, बुक लिखा इन्होंने। प्रोफेसर चेलैया ने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था? इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स नामक किताब लिखी कौन? प्रोफेसर। और इन्होंने इस बातचीत को भी वहां पर अपने बातों के माध्यम से रखने का प्रयास किया। प्रोफेसर चेलैया ने बुक लिखा, बुक का नाम था इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स।
इन्होंने जो बुक लिखा उस बुक में वास्तव में इन्होंने यही सब बातें कही कि जो ऋण एवं ऋण को भुगतान करने की जो क्षमता है वह किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है, बात समझ में आई? यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरी बात, रिकार्डो पिगू और थ्योरम। रिकार्डो और पिगू ने मिलकर एक थियरी दिया था। रिकार्डो और पिगू ने मिलकर एक थियरी का जिसे हम कहते हैं रिकार्डो पिगू थ्योरम। क्या कहते हैं? रिकार्डो पिगू थ्योरम। नहीं, इनको बस एक बुक पूछा जाता है कि यह बुक किससे संबंधित है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स जो बुक है वो चलैया से संबंधित है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए थे। ठीक है, वास्तव में। ठीक है, भारत के एक महान विद्वान प्रोफेसर चलैया। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखा इंडियन इकोनॉमी और प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, हम बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं? ऋण के बारे में बात कर रहे हैं, डेट के बारे में बात कर रहे हैं, लोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बातचीत का जो माध्यम है वह क्या है? ऋण शोधन। तो ऋण को पेमेंट करने से संबंधित ढेर सारी बातें जो महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आई हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है, वहां पर हम बात करते हैं। एक और महानुभाव हुए जिनका नाम था रिचर्ड बी गुड्डे। रिचर्ड बी गुड्डे, रिचर्ड बी गुड्डे। ठीक है, रिचर्ड बी गुड्डे, इन्होंने भी एक बुक लिखा और उस बुक का नाम था गवर्नमेंट फाइनेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। रिचर्ड बी गुड्डे का भी एक बुक था, यहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखा और उस बुक का क्या नाम था? गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंस नामक इन्होंने एक बुक लिखा इन डेवलपिंग कंट्री। किसको संदर्भ में रखे लिखा? डेवलपिंग कंट्री, इन डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण किताब रही ऋण शोधन से संबंधित, किस तरीके से ऋण का शोधन किया जाए, तमाम ऐसी बातचीत यहां पर रिचर्ड बी गुड्डे ने भी किया। हुआ, बात समझ में आई? अब इसके बाद हमने जो अभी बात किया था कि रिकार्डो और पिगू का एक थियरम बड़ा पॉपुलर हुआ। रिकार्डो और पिगू का थियरम, वो भी लिख लिया जाए। पिगू थ्योरम। ठीक है, रिकार्डो पिगू का थ्योरम जो है वह किससे संबंधित है? प्रश्न में यदि पूछ ले, पहले इस थ्योरम का उद्देश्य क्या था या क्या बोले थे, तो वो लिख लीजिए इन्हीं के शब्दों में। लोक ऋण का आगामी पीढ़ी पर, लोक ऋण यानी पब्लिक डेट, लोक ऋण का आगामी पीढ़ी पर इसी अर्थ में भार पड़ता है कि, यानी पब्लिक डेट है आपके पास, इसी अर्थ में पब्लिक डेट आपने लिया, भार पड़ता है आगामी पीढ़ी पर, यानी नेक्स्ट जनरेशन पर भार पड़ता है भैया। हाँ, भार यानी वेट पड़ता है। ठीक है, क्या लिखा आपने? लोक ऋण का आगामी पीढ़ी पर इसी अर्थ में भार पड़ता है कि यदि सरकार अपने कार्यक्रमों को, यदि सरकार अपने कार्यक्रमों को, यहां पर गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, ये ठीक है, जो भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट जो प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, ठीक है,
लोक ऋण का आगामी पीढ़ी पर इसी अर्थ में भार पड़ता है कि यदि सरकार अपने कार्यक्रमों को करारोपण के माध्यम से न संपन्न कर, यानी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम हैं इसको यह करारोपण का मतलब क्या, टैक्स को लगाना, टैक्स को इम्पोज, अगर टैक्स को इम्पोज न करके क्या लेता है, पब्लिक ऋण लेता है, तो पब्लिक डेट से अगर पब्लिक ऋण लेता है तो इसको संपन्न करने के लिए, यानी गवर्नमेंट के प्रोग्राम को संपन्न करने के लिए अगर टैक्स न लगाकर, करारोपण को न करके पब्लिक डेट लेता है, यानी क्या कहोगे इसको, लोक ऋण के माध्यम से करती हो तो संपन्न कर, हाँ, लोक ऋण के माध्यम से करती है तो, लोक ऋण के माध्यम से करती है तो उन्हें पूंजी संचय कम मात्रा में उपलब्ध होगा, उन्हें पूंजी संचय कम मात्रा में उपलब्ध होगा, उन्हें पूंजी संचय कम मात्रा में उपलब्ध होगा। अब परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो कैपिटल रिजर्व रहेगा वह कम होगा, कैपिटल रिजर्व जो रहेगा वह क्या होगा, कम होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझे, क्या कहा है इन्होंने इस थियरम को। इस थियरम में हमने बताया, आप देख पा रहे होंगे कि पब्लिक डेट लिया जा रहा है, लोक ऋण लिया जा रहा है। लोक ऋण लेने पर नेक्स्ट जनरेशन, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन पे क्या भार पड़ रहा है, आगामी पीढ़ी पर। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम भाई, अगर हम कुछ नीतियां बनाएं या कुछ हमारे प्रोग्राम है, जैसे मान लो मुफ्त में शौचालय बनवाना, पैसा लगेगा, पैसा कहां से आएगा, अगर वह टैक्स लगा के पैसा पा रहा है तब तो ठीक है, अगर वह कहीं से ऋण लिया है तो उसका जो आय का स्रोत होगा वह कम होगा। भाई ऋण का भुगतान भी तो करना पड़ेगा, या ऋण के पीछे हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो उसका जो कैपिटल रिजर्व है वह क्या होगा, कम होगा। यही बात किसने कहा है, रिकार्डो एवं पीगो ने, ठीक है। इन बातों से कौन सहमत थे, एक और अर्थशास्त्री से जिनका नाम था मसग्रेव, ठीक है, ये लिख लीजिए, मसग्रेव इनसे सहमत थे, हाँ, मसग्रेव भी इनसे एग्री रखते थे, एग्री थे, कौन, मसग्रेव, ठीक है। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक और थियरम है जिसे कहते हैं नियो क्लासिकल थियरम। अब ये तो हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, यदि आप बनाना चाहें तो बना लें, तो इसको फोटो ले लीजिए आप, ठीक है, फिर आराम से जगह छोड़ के बना लीजिएगा, फिर समझिएगा, बना लीजिए, फिर बना लीजिए, बनाइए। ये तो हम समझाने के लिए करते हैं कि कैसे आप पढ़ें इसको, जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आए, ठीक है। ये हो जाएगा। 2 थियरम और है, उसको बता देंगे आपको। तो ये 5 थियरम बड़े महत्वपूर्ण थे, हाँ। हो गया, हो गया। चलो, अब अगली बात जो है वह है नियो क्लासिकल थियरम, यानी नव क्लासिकल को क्या कहते हैं, पारंपरिक, नियो क्लासिकल थियरम। अब जो हमारा अगली हेडिंग होगी वह होगी नियो क्लासिकल थियरम की।
थियरम। हाँ, ये कुछ थियरम हैं जिन्हें आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो इसलिए मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया। न्यू क्लासिकल थियरम, इसे कहते हैं नव पारंपरिक सिद्धांत। नव पारंपरिक सिद्धांत, ठीक है भैया। नव पारंपरिक सिद्धांत ये क्या कहता है, इसके बारे में लिख लें जल्दी से। जब पीढ़ियां परस्पर व्याप्त नहीं हैं, क्या कहता है, जब पीढ़ियां व्याप्त नहीं हैं, हाँ, जब पीढ़ियां परस्पर व्याप्त नहीं है, यानी है ही नहीं, व्याप्त नहीं हैं, जब पीढ़ियां परस्पर व्याप्त नहीं हैं, तब पूंजी स्टॉक में कमी के बिना, तब पूंजी स्टॉक में कमी के बिना, कमी के बिना, जब पीढ़ियां परस्पर व्याप्त नहीं है, तब पूंजी स्टॉक में कमी के बिना ऋण के भार को, ऋण के भार को भावी पीढ़ियों पर, भावी पीढ़ियों पर टाला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, ठीक है, टाला नहीं जा सकता। ये क्या है भाई, नव पारंपरिक सिद्धांत क्या कहता है कि जब पीढ़ियां परस्पर व्याप्त नहीं है, यानी पीढ़ियां क्या हैं, अब जब मान लो हमारी कोई नेक्स्ट जनरेशन हो ही ना, हमारा कोई नेक्स्ट जनरेशन ना हो, तब क्या होगा, तब अगर हम पूंजी स्टॉक में कोई कमी कर रहे हैं, तब यदि हम क्या कर रहे हैं, पूंजी स्टॉक में कोई कमी कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि ऋण के भार को भावी पीढ़ियों पर तो टाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह है ही नहीं है। यानी जब रहेगा पीढ़ी तब न टालोगे, जब है ही नहीं, हम ऋण लिए और हम मर गए, हम ऋण लिए और हम मर गए, और हमको हमारे बाद की कोई पीढ़ी है ही नहीं, तो चुकाएगा कौन। वही बात यहां पे कहा है, नव पारंपरिक सिद्धांत इस बात के लिए बात अपना करता है। अब जो अगली महत्वपूर्ण और अंतिम थियरी है, जिसे हम कहते हैं बीडीके थियरी, क्या कहते हैं, बीडीके थियरम, बहुत पॉपुलर थियरी है ये, बीडीके थियरम बता रहा हूं। डी के थियरम, पहले इसका नाम ऐसा क्यों है, पहले इसका नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका नाम देखो, इसका जो नाम है यह एक्रोनिम है। क्या है यह, एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब समझते हो, हम नाम क्या करते हैं, छोटे में रख देते हैं, चीजों को छोटे में रख देते हैं। तो बी का मतलब क्या होता है और के का मतलब क्या होता है, यदि हम ये जान जाए तो थ्योरम का मतलब जान जाएंगे। बी एक महानुभाव थे जिनका नाम था, बी से जिनका नाम था ब्राउन। क्या नाम था, ब्राउन, एक आदमी थे, यानी तीन लोगों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया। एक का नाम था ब्राउन, दूसरे का नाम था डेविस, क्या नाम था, डेविस, दूसरे का नाम था डेविस, और तीसरे का नाम था कोफ, कोफ, ठीक है, हाँ, KOPF, DAVIC, BROWN, ठीक है। ये तीन इंसान रहे, ठीक है, ये तीन क्या रहे,
इंसान रहे, पर्सन, और इन्हीं के नाम पे पड़ा ये है थियरम, जिसका नाम था बीडी के थियरम। एक इन्होंने किताब लिखी तीनों ने मिलके, और उसका किताब का नाम क्या था? द पब्लिक डेट अ बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। किताब का नाम क्या लिखा? इन तीनों ने मिलके एक बुक लिखा, और इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था भैया द पब्लिक डेट, द पब्लिक डेट। ठीक है, क्या नाम था? द पब्लिक डेट। ठीक, और द पब्लिक डेट के बाद अ बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, और बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यह किताब थी, और किताब जो तीन लोगों ने मिलकर लिखा, क्या क्या नाम था? ब्राउन, डेविस और कोफ। तीन व्यक्ति थे, तीन लोगों ने मिलकर लिखा। किताब का नाम था द पब्लिक डेट, बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इनमें इन लोगों ने क्या बात की, या इस जो समस्या का समाधान था किस हद तक इन्होंने इंगित करने का प्रयास किया, इन्हीं के शब्दों में लिखो। ऋण व्यवस्था के अनुरूप समाज का उपभोग, क्या कहा था इन लोगों ने? इन लोगों ने कहा था ऋण व्यवस्था, ऋण व्यवस्था के अनुरूप, हाँ, ऋण व्यवस्था के अनुरूप समाज का उपभोग, समाज का उपभोग ऋण व्यवस्था के अनुरूप समाज का उपभोग ऋण की मात्रा के अनुपात में ही कम हो जाता है। ऋण के मात्रा के में ही कम हो जाता है। ठीक है, अनुपात में ही क्या होता है? कम हो जाता है। बात समझ आई? उपभोग में यह कमी उस वर्ष होती है, उपभोग में यह कमी उपभोग में यह कमी उस वर्ष होती है, उस वर्ष होती है, उपभोग में यह कमी उस वर्ष होती है जब प्रथम बार ऋण लिया जाता है, जब प्रथम बार ऋण लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग उपभोग में कमी करके ही, क्योंकि लोग उपभोग में कमी करके ही क्योंकि लोग उपभोग में कमी करके ही सरकार के बॉन्ड आदि को क्रय कर रहे हैं। सरकार के बॉन्ड
आदि को क्रय करते हैं। वही करते हैं, कर रहे हैं, बात देखिए। ये बात किसकी है? थ्योरम की। ठीक है, यह बात किसकी भैया? बीडी के थ्योरम। क्या कहता है, आप ध्यान देना, जो अंडरलाइन हम करेंगे उसको आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि ऋण व्यवस्था के अनुरूप समाज का उपभोग। तो सबसे पहली बात क्या है? समाज का उपभोग किसके अनुरूप? ऋण व्यवस्था के अनुरूप। ऋण की मात्रा के अनुपात में क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, ऋण व्यवस्था के अनुरूप समाज का उपभोग जो है ऋण के मात्रा के अनुपात में ही कम हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोचेगा कि हम ऋण लेकर उपभोग करें? बड़ा मुश्किल होता है। ऋण लेकर उपभोग करना बहुत मुश्किल है। ऋण इंसान किस लिए लेता है? ऋण इसलिए लेता है कि हमारी हाथ जो है फंसा हो। मतलब क्या? कि हम दिक्कत में हो। ठीक है, अब ऋण लेके होता है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब क्या? ऋण लेकर घी पीना। ऐसा तो विरले एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे तो विरले एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, तो क्या ऋण व्यवस्था के अनुरूप समाज का उपभोग ऋण के मात्रा के अनुपात में ही कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सरकार भी अपनी चीजों को समेटने लगती है, और जब सरकार खर्च नहीं करेगी तो लोग कमाई भी उनका कम हो जाएगा। भाई उत्पादन के कार्य नहीं होंगे, उत्पादन के कार्य नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, और जब हाथ में पैसे नहीं रहेंगे तो लोग क्या करेंगे? उत्पादन या उपभोग भी कम तो होगा। उपभोग कम होगा तो यही बात तो कह रहा है कि अनुपात में ही कम हो जाता है। ठीक है, उपभोग में यह कमी उस वर्ष होती है जब प्रथम बार ऋण लिया जाता है। एक बार ऋण ले लिया तो उपभोग में कमी हो गई। अब ऋण इसलिए लिया जाता है कि फिर से हम उत्पादन कार्य करें, तो उत्पादन कार्य करने पे हमको फिर पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाई उत्पादन कार्य किया तो फिर हमको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो फिर हम जो पहला वाला ऋण लिए हैं उसका चुकता करेंगे, और चुकता करने के बाद उपभोग के कार्य में और संलग्न हो जाएंगे। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम बार ऋण लिया जाता है क्योंकि लोग उपभोग में कमी करके ही सरकार के बॉन्ड आदि को क्रय करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? तो ये तो कहानी किसकी रही भैया? बीडी के थ्योरम की। ठीक है, तो ये कुछ 5 महत्वपूर्ण हम थ्योरम आपको बताए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा थ्योरम है? जल्दी से रिकॉल कर लें हम लोग। आप देख पा रहे होंगे हमने जो पहला थ्योरम बताया वह था प्रोफेसर दांडेकर का। दांडेकर ने कुछ बात बोला था। प्रोफेसर चेलैया की एक किताब थी, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो दांडेकर और चेलैया 2 लोग हुए। फिर रिकार्डो और पीगू का कुछ थ्योरम रहा, उसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया नियो क्लासिकल थ्योरम के बारे में। उसके बाद हमने बात किया जो रिचर्ड का एक रिचर्ड भी थे रिकार्डो पीगो थ्योरम में। उसके बाद हमने एक बात किया आपको, रिचर्ड बी गुड्डे की एक किताब थी उसके बारे में बात किया। फिर हमने बात किया नियो क्लासिकल थ्योरम के बारे में, और फिर हमने अंतिम जो बात किया वह बीडी के थ्योरम के बारे में बात किया। तो यह संपूर्ण बातचीत जो रही ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा आपको ये क्लास। यह क्लास बहुत किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग आप जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको और महत्वपूर्ण क्लास हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लास महत्वपूर्ण है। अब हमारी जो अगली कक्षा होगी वह केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध पर आधारित होगी, और हिनार्थ प्रबंधन। ये 2 क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3rd यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कि हिनार्थ प्रबंधन क्या है, और उससे पहले हम बात करेंगे कि कर की जो व्यवस्थाएं हैं वह केंद्र एवं राज्य संबंध के आधार पर, साथ साथ नीति आयोग, और साथ साथ जो हम बात कर रहे थे 14वां वित्त आयोग, इसके बारे में क्या वो रिकमेंड किए हैं, इसके बारे में हम लोग 10वां है 10वां वित्त आयोग। चलो, तो 10वां वित्त आयोग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। संपूर्ण बातचीत एकदम केंद्रित रहेगा। देखते हैं, जुड़े रहिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। थैंक यू सो मच।